बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी बिल्कुल ऐन वक्त पर मुअख्खर क्यों हो गई है। 3 दिनों में उन्होंने 4 मुलाकातें की जनाब नवाज़ शरीफ साहब के साथ, अपने भाई और अपने कायद के साथ। उन मुलाकातों में बहुत अहम फ़ैसले किए गए, एक फ़ैसला नहीं कई फ़ैसले किए गए। वहाँ से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता किया गया, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब को भी लूप में रखा गया, बहुत सारे और भी इत्तेहादियों को। तो इस तरीके से वो जब आने लगे हमने वो मनाजिर भी देखे, बहुत ही जज्बाती किस्म के मनाजिर थे। ज़ाहिर है वो भाई भी हैं, कोई सियासी और ये सारी चीज़ों से हट के, तो वो गले मिले, एक दूसरे को उन्होंने चूमा, जिस तरीके से अलविदा किया, जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब ने उनको दुआएं दी, उनके बाकी मेंबरान को और सारा कुछ। और यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब गए, यहाँ से मलिक अहमद ख़ान साहब भी गए, वो क्यों गए। और ये सारी चीज़ों के बाद जब वो वापस आने लगे, वो प्रोटोकॉल भी उनका लग चुका, बरतानवी पुलिस भी आ गई जनाब उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। और अचानक ही पता चला कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी 1 या 2 दिन के लिए मुअख्खर हो गई है, मुलतवी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या चक्कर क्या है, क्या सूरत हाल है, आपको ये यहाँ पे ना बहुत ही तफसील के साथ आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, इस पर राब्ता कीजिए। आप सलाम मुतासरीन की किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपने पहले भी मेहरबानी फरमाई है। जो इलाके रह गए हैं ना, काइंडली उनको हमने गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल सब कुछ प्रोवाइड करना है, खाना पानी और ये सारा कुछ। ये सियासत, ये सहाफ़त सब कुछ होती रहेगी, लेकिन जो कार खैर में आप हिस्सा डाल रहे हैं ना, उसी तरीके से आपने मेहरबानी फरमानी है। आपने पहले भी उस तरह से किया, आपकी बहुत नवाजिश, इस पर रब्ता कीजिए। अब मैं उससे पहले मेन स्टोरी पर आने से पहले आपको 2 वीडियोस मैं ज़रूर दिखाना और सुनाना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ये बात नहीं है ठीक। वो कुछ गिला करते हैं, वो शिकवा करते हैं, वो कहते हैं नकवी साहब जब आप ये कहते हैं ना कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, यूथियों का और अकल का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, क्या मतलब। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। ये बोल्ड टीवी के एक शो की वीडियो है, एक यूथनी आई है, वो सियासत पे गुफ्तगू कर रही है। यार उसके बाद मुझे न कहिएगा, कम अज़ कम उसके बाद मुझे न कहना कि आप नकवी साहब क्यों कहते रहते हैं। ये 1 मिनट ये सुन लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। नहीं हुए। पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है? मालदीव्स के करीब है ये जी। तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सक्खर चले जाए, कराची से सक्खर जाए, इस तरह मालदीव से अगर जाए तो पनामा, मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है, पनामा आ जाए। तो पनामा एक आइलैंड है, और उस पे करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज है मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद है कि 4 हैं, यूक्रेन, युगांडा, ब्राजील एंड पाकिस्तान। इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहां जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को खरीदने की कोशिश की इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने। और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी, पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सबने भी दी अपनी टोकन मनी। जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं जमीनों पे कब्जा कर लेता हूँ, या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्जा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्जा कर लूंगा। और उन्होंने वहां के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया। वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की, और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया। ये किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट। और अब मुझे आप बताएं, आप मुझे कोई भी कहने के इस लायक है कि नकवी साहब आप ये ना कहा करें? कोई बंदा कहेगा कि आप क्यों कहते हैं कि जनाब यूथियों का ईवान बाला फारिग है? ठीक है, ये स्टोरी है। अच्छा, यूथियों को अल्लाह ने बनाया है, हमें भी अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मखलूक हैं।
अल्लाह ताला ने उनको अक्ल की दौलत से नहीं नवाजा, बिल्कुल नवाजा, लेकिन यूथ ये शख्सियत परस्त। आप यकीन कीजिए यहाँ पे जहाँ पर भी शख्सियत परस्ती आ जाए, शख्सियत परस्ती इतनी बुरी बीमारी है, वो अक्ल को ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। ठीक, यूथियों का अच्छा इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपने सुन लिया, आपको मैं कहता हूँ ऋषि के दौरे पड़ रहे होंगे, और सबसे सख्ता तारी करने वाला पता है जुमला क्या है? जब इसने आखिर में कहा ना यूथनी में, उसने जब एंकर ने पूछा मेज़बान ने कि आपको ये सब किसने बताया, तो कहती है कि मुझे भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। अब अगर सत्यानाश हो कि जब ऐसी पॉलिटिक्स आ जाए या दिलचस्पी या कोई ऐसी सियासत आ जाए, जब ऐसे सियासतदान आ जाएं, ऐसे सियासत को समझने वाले आ जाएं, फिर तो बेड़ा गर्क ही हो गया ना जमहूरियत का। फिर तो सियासत का, जमहूरियत का, सहाफ़त का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क ही हो गया ना। ये यूथनी है, ये सारा माल एक ही है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप इसमें कोई हर नमूना चुन सकते हैं या इसमें कोई अलग अलग, ना ना, ये पाकिस्तान से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप तक, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ भी यूथिया या यूथनी पाई जाएगी, ये एक ही माल होगा। ठीक, मैं कहता हूँ यूथिया वो अनपढ़ है या PhD है, अक्ल की लेवल एक ही है। यूथिया बिल्कुल एक आम चपड़ासी है या डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई प्रोफेसर है या कोई भी, अक्ल की लेवल एक ही है। ठीक, यूथिया एक ही लेवल पे है। यूथिया का इतना स्मूथ लेवल है कि जो भी बंदा, जिस मैं इसको मिसालों से साबित कर सकता हूँ, ये मेरा अब मौजूद गुफ्तगू नहीं है, मेरा मौजूद गुफ्तगू और है, खैर छोड़ दीजिए इसको, एक और वीडियो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये वीडियो है जनाब, और दिखा रहा हूँ, ये वीडियो अरशद शरीफ साहब की, अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ साहब को, ठीक है ना। यार मुझे ना, मैं कामरान शाहिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं, मेरे लिए मोहतरम भी हैं, वो मेरा एहतराम करते हैं, मैं उनका करता हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन मुझे इस पे सख्त रिजर्वेशन है कि कामरान शाहिद साहब ने वो क्यों दिखाई उनकी वीडियो जो तशद्दुद वाली, उनकी फ़ोटोज़ वो क्यों दिखाई जो तशद्दुद वाली थी, नहीं दिखानी चाहिए थी। हम सहाफ़त, सियासत, सारी चीज़ें करते रहेंगे। यूथिया तो वैसे लाशों पे सियासत कर रहे हैं ना, वो तो पहले लॉन्ग मार्च में भी उन्होंने लाशों पे सियासत की, अरशद शरीफ साहब की भी लाश पे सियासत की। यूथिया तो अकल से फारिग हैं, उन्होंने आजकल हर यूथिया ने DP लगाई होती है अरशद शरीफ साहब की अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वो यूथियों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। यार बच्चे भी अपनी जगह, बीवियाँ भी अपनी जगह, लेकिन मसला ये है कि जो उनकी वालदा है ना, वो बूढ़ी हैं और माएँ सब की साझी होती हैं। माँ के होते हुए ये और बात है, कामरान शाहिद साहब ने अपने तमाम वो जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे वो वीडियो हटा दी और वो फ़ोटोज़ भी हटा दिए, लेकिन लोगों ने कॉपी कर लिया उसको मुख्तलिफ हवाले से और वो चल रही हैं, और वो बहुत ही अफसोसनाक हैं कि जनाब किस तरीके से उनके नाखून खींचे गए, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया, किस तरीके से उनकी हड्डियाँ तोड़ी गईं, किस तरीके से उनकी कलाइयों में सुराख। ये बहुत ही एक इंसानियत सोच किस्म का उन पे जुल्म हुआ है। अगर इस तरह का तशद्दुद हुआ है तो ये बहुत ही काबिल अफसोस है। खैर, आज है मैं आपको अरशद शरीफ साहब की एक वीडियो क्लिप सुनवा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, सैयद आसिम मुनीर अहमद, ठीक, क्या कहा है। तो यूथियो जो अरशद शरीफ साहब जो बोल रहे हैं, मिन्नो आन उसी तरह से कबूल करो। अरशद शरीफ साहब ने आपके कोई लेवल की, आपकी कोई अपना हिमायत की कोई बात बोली तो वो तो आप लगा देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी उनकी उसी तरह से कबूल करो ना। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती ने वो जो जाली नोट दिया था वो अरशद शरीफ साहब ने बताया हमें, वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वो मौलाना साहब को, और उन्होंने खुद उनका इंटरव्यू भी किया तो वो भी कबूल करो। अरशद शरीफ ने ही कहा था, अरशद शरीफ मरहूम ने, अल्लाह बख्शे उनको, कि उन्होंने कहा कि आपने यहूदियों से, इंडियन से, इसराइलियों से इमरान खान ने फंड्स लिए हैं तो उनको भी कबूल करो। ये भी वो अरशद शरीफ साहब भी कह रहे हैं। आइए ज़रा सुनते हैं, ये लीजिए जनाब। मुनीर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे हैं और उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई जा रही है, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन
लेकिन अक्सर लोगों का ये कंसेंसस है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है 27 नवंबर, लेकिन एक दो दोस्तों ने मुझे बताया कि नहीं, शायद ये दिसंबर तक चली जाती है, 29 नवंबर के बाद भी। लेकिन जो अभी तक डेट सामने आई है जिस पर ज्यादातर लोग मुत्तफिक हैं वो 27 नवंबर 2022, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। तो अब सवाल ये बनता है कि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर जो इस वक्त टॉप ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट है, अगर एक हफ्ता पहले भी मूव होती है समरी, या जिस तरह इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को अगस्त में एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था और शहबाज शरीफ सितंबर में ऐलान करते हैं, अक्टूबर में ऐलान करते हैं, या नवंबर के पहले 1-2 हफ्ते में अगर ऐलान करते हैं, तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर का नाम क्या उस समरी में शामिल होगा? और अगर शामिल होगा तो वो टॉप पे, यकीनन टॉप पे होंगे। और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी है, शरीफुल नफ्स आदमी है और हाफिज कुरान भी हैं, और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। जनाब, बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं अपने इदारे के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। जमहूरियत पर बिलीव करने वाले बंदे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी के कायल हैं। वो कहते हैं रियासत के जो मामलात हैं वो सिविलियंस को ही चलाने चाहिए। ये अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल जनाब सैयद आसिम मुनीर अहमद के लिए। वो कह रहे हैं बहुत ही नफीस इंसान हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि बहुत सारों को इनसे तकलीफ़ क्या है। अब समझ आ गई आपको ना, ठीक है ना? यही तकलीफ़ है। वो नफीस इंसान हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं, वो सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं, वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो ये भी यकीन रखते हैं कि रियासत के मामलात सिविलियंस को चलाने चाहिए। और यही तो बात थी कि जब पिंकी की करप्शन पकड़ के उसने इमरान खान को दी तो इमरान खान बिगड़ गए। उन्होंने कहा सर ये मेरी ड्यूटी है सबसे बड़ी एजेंसी का स्पाई चीफ होने के नाते कि मैं आपको बताऊं कि आपकी पिंकी पीरनी क्या कर रही है, किन से हीरों के हार ले रही है, कल को आपकी इज्जत पर यह हर्फ आएगा। तो खान साहब बिगड़ गए जनाब। खान साहब तो खड़े हो के कंटेनर पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना। खान साहब तो इस तरीके से, वो तो आपको पता है, उसको छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए जनाब। ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपको सुनवाना बहुत लाजमी था। अब आ जाएं जनाब इस पर, कौन सी चीज़ पे कि ये शहबाज शरीफ साहब की जो वापसी है ये मौखर क्यों हुई। आखिर ये रब्ता यहाँ पर भी किया गया, बहुत सारे फैसले हुए, 3 दिन में 4 मुलाकातें हुई। उन 4 मुलाकातों में जनाब इनकी अलग अलग मुलाकात भी हुई। उन 4 मुलाकातों में इसाक डार साहब बहुत सारी मुलाकातों में वीडियो लिंक के ज़रिए भी रहे। उन 4 मुलाकातों में सलमान शहबाज साहब भी उन मुलाकातों में शामिल थे, मरियम नवाज़ साहबा भी शामिल थीं। एक मुलाकात में उन्होंने बहुत तवील मुलाकात की नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा के साथ। और इसी तरीके से जनाब वो बाकी भी उनके रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब को पाकिस्तान से बुलवाया गया या किसी ने उनको पाकिस्तान से भेजा। अब इसको छोड़ दीजिए। मलिक अहमद ख़ान साहब भी गए यहाँ से, क्या करने गए कुछ सुना है, कुछ लॉबीज़म भी की गई है और ख़ुद वो लॉबीज़म यानी शहबाज शरीफ साहब के थ्रू भी करवाई गई है। कोई एक्सटेंशन पे तोसी के भी दलाइल लेके गए और वो वहाँ पे दलील और दलाइल दिए गए, उनको आर्गूमेंट्स दिए गए, नवाज़ शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं, ठीक है ना, वो माने नहीं है। अब हमें बताया गया और फैसले क्या हुए कि जनाब इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब को भी लूप में रखा गया, बाकी इत्तेहादियों को भी बताया गया यहाँ भी आके उनसे मुशावरत होगी कंप्लीट, और साथ साथ उनको हर एक चीज़ के बारे में आगाह भी किया गया। जनाब ये भी हुआ, हमें ये भी पता चला कि मौलाना साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कुछ भी हो जाए इलेक्शन टाइम पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के, हमने अपनी सियासत को रिस्क पे लगा के रियासत बचाने की ठान ली और अब हमें कोई कहे कि जी कल इलेक्शन करा लो। अगर वो करवाने थे तो फिर फ़ौरन ही करवा दें। जब हम उस वक्त ये चाह रहे थे कि जी फ़ौरी करवाएं, फिर हमें रोका गया और अब हम इसको ठीक करेंगे जब मईशत को, तो तब है ताकि लोगों को ये पता चले कि मईशत ये ठीक कर सकते हैं।
लोगों को ये पता चले कि बिजली यही सस्ती कर सकते हैं, लोगों को भी यही पता चले कि आटा यही सस्ता दे सकते हैं, महंगाई का जिन यही कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये मैसेज लोगों तक जाएगा तब उसके बाद ये नहीं हो सकता कि सियासत को हमने दांव पे लगाया रियासत के लिए और आज आप हमें कहें कि जनाब आप कल असम्बली तोड़ दें या अगले 2 महीने में या 4 महीने में। ये नहीं हो सकता। ये बड़ा कैटेगोरिक पैगाम दिया गया। उसके बाद अगर किसी ने एडवेंचर करना है तो कर ले। बिल्कुल इसी तरीके से ये पैगाम दिया गया और इन तीनों बड़ों में ये बिल्कुल मुकम्मल इत्तफाक राय पाया गया कि ये इसी तरीके से है। एक बात। दूसरा फैसला ये किया गया कि इमरान खान साहब को जो मर्जी आए जत्था ले आएँ। न जत्थों की सियासत पहले मानी है न अब मानेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, मौलाना साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा वो जत्थे ले आएँ। उसके बाद इम्तिहान होगा कि जब आर्टिकल 245 के तहत जब फ़ौज को तलब किया जाएगा तो फिर रेंजर और फ़ौज क्या करते हैं। ये कुछ फैसले वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी हुए हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी हुए हैं, ठीक है ना। और अब उसके बाद जब वो कहते हैं अलग पता जाएगा फिर वो फ़ौज क्या करती है, रेंजर क्या करते हैं, बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं। आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एक फैसला जो कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक और पता चला और जनाब जंग की आज भी हेडलाइन लगी हुई है, जियो कल से बता रहा है और वज़ीर दिफा ने भी और बाकी लोगों ने भी इस तरह के सब ने वहाँ पर लंदन के सहाफ़ियों ने भी मेरे ज़राए ने भी कि जो सीनियर मोस्ट है उसी का फैसला हुआ है। और किसको नहीं पता सीनियर मोस्ट वही है जिन्होंने पिंकी की करप्शन पकड़ के दी, वही तो सीनियर मोस्ट है। उसी से तो आग लगी है खान साहब को और यूथियों को असारों को, और जिनके बारे में अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही अपराइट, बहुत ही नफीस, बहुत ही सिविलियन सुप्रीमेसी पर यकीन रखने वाले, बहुत ही जमहूरी किस्म के जनरल हैं। और मसला ये है, ठीक है, अब आपको समझ आ गई। लेकिन उसके बाद वो जब आने लगे हमने देखा वो बड़े जज्बाती मनाजिर भी थे। वो दोनों भाई गले मिले, एक दूसरे को चूमा भी सही। नवाज शरीफ साहब उस वीडियो में दुआएं करते भी नज़र आ रहे हैं। उनकी बाकी लोगों को भी अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बड़े इत्तेफाक के साथ उन्होंने रुखसत किया, प्रोटोकॉल लग गया, सिक्योरिटी लग गई, बरतानिया की पुलिस आ गई कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट तक छोड़ना है। अचानक ही हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब का विज़िट कल तक या परसों तक के लिए मुलतवी हो गया है। उसकी क्या वजह है? उसकी कोई तो वजह होगी ना, डेफिनेटली। आम तौर पे बताया गया कि जनाब उनकी तबीयत नासाज हो गई जिसकी वजह से वो जो है ना उन्होंने कहा कि एक आध दिन आराम कर लेते हैं। लेकिन हमने अब ये सुना है कि उनकी एक और मुलाकात आज होगी और वज़ीर आज़म साहब अपना उनके कायद और उनके भाई, बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी भी लोगों के साथ उनकी और मुलाकात होगी और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अमानतन पता चलती हैं, वो सारी नहीं बताते, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब वापस आने लगे तो उनको कोई यहाँ से फ़ोन गया और उनको कोई और बातें कुछ बताई गई, कुछ कही गई कि जनाब मियाँ साहब के साथ ये डिस्कस करें। इसी वजह से वो रुकने का सबब सिर्फ उनकी नासाजी, ये तबीयत नहीं थी, तबीयत की नासाजी नहीं थी या बुखार नहीं था, सिर्फ ये बात सबसे बड़ी थी। बुखार के आम तौर पे क्या है कि जब वो उनका एक प्रोग्राम तय पा गया और वो जब एयरपोर्ट की तरफ आने लगे और अचानक उनको वो अपना जो है ना आना आमद जो है ना मुलतवी करना पड़ी 1-2 दिन के लिए, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? डेफिनेटली ये वजह हो सकती है कि जनाब यहाँ से रब्ता हुआ, उन्होंने एक यहाँ से भी बहुत सारों को फिर लूप में रखा जाता है और यहाँ पर भी पूछा जाता है और यहाँ पर जब रब्ता हुआ तो कुछ और बातें, कुछ ऐसी चीज़, अगर वो मशवरा ही सिर्फ था जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे तो मशवरा तो हो गया था। मुलाकातें 3 दिन में 4 मुलाकातें हुई, उसके बाद भी जब तय हुआ और यहाँ पर जब कन्वे किया गया तो उन्होंने कहा जी रुकिए, कुछ आप जो है ना आप एक और एफर्ट कर लीजिए या कुछ आप ये वाली भी बता दें या ये भी सूरत हाल कर दें। तो वो चीज़ें बताने के लिए दोबारा रुके और उनके साथ डिस्कस किया। वो जब उनका यहाँ पे रब्ता हुआ और फिर उस रब्ते की जब खबर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दी तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आप रुक जाएं, आप फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो डिस्कस करने के लिए ही ये सूरत हाल है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि सिर्फ ख़राबी, तबीयत की ख़राबी या बुखार के लिए वो रुके हैं। लेकिन ये इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा, आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कुछ पता चलता है जहाँ तक बताने की होती है, अदरवाइज सोर्सेज हमें बताएंगे ही नहीं, और जब बताएंगे नहीं तो हम आप तक भी नहीं पहुँचा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।